Yang salah na ka naman ng ha? सीताराम जी ने पटना और बेगूसराय के लगभग सभी नाटकों का संगीत संयोजन और निर्देशन किया। उनके प्रमुख नाटक हैं कबीरा खड़ा बाजार में, अमली, चरणदास चोर, मुझे कहाँ ले आए हो कोलंबस, एम.एफ. हुसैन की आत्मकथा पर आधारित नाटक, कोर्ट मार्शल, रक्त कल्याण, सूचना का सपना, एक था गधा और धरती का जादूगर। 1972 में एचएमवी द्वारा भोजपुरी लोकगीतों का ग्रामोफोन रिकॉर्ड जारी किया गया। इनरेको द्वारा 1977 में हिंदी भजन, मैथिली विद्यापति गीत और भोजपुरी लोकगीतों की ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स जारी किए गए। 1993 में एचएमवी द्वारा गुलाब का मौसम नामक गजल एल्बम आया। मेरे पिताजी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका एक बेटा हो, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई। कुदरत ने उन्हें एक ही बच्चा दिया और वो भी एक बेटी। दूरदर्शन के लिए लघु टेलीफिल्म बिटिया ने जन्म दिया का संगीत निर्देशन किया। वर्ष 2006 में बिहार गौरव गीत का संगीत निर्देशन और संयोजन किया। नृत्य नाटिका गंगा एवं आज रंग है के लिए संगीत निर्देशन और संयोजन किया। दिल तो बदनाम है और आज के नाम आज के गम के नाम जारी किया गया। मैथिली फिल्म ललका पाग में संगीत निर्देशन सीताराम जी ने किया। ये संबंध हमारा मंजूर है। क्या सही है, कुकर में की है। 1997 में व्यथा म्यूजिकल
जरिए भी आकाशवाणी द्वारा वार्षिक सम्मान प्रदान किया गया और 2012 में आकाशवाणी द्वारा गजल गायन में टॉप ग्रेड प्राप्त हुआ। सीताराम जी की संगीतमय रथ यात्रा को इब्का रायगढ़ का सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधे सीताराम सिंह जी से आग्रह करूंगा कि गायक की तैयारी के विषय पे आपसे बातचीत करें। सीताराम सिंह। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता ही है कि 2 दिनों का ये एक बातचीत हम लोगों की थी गायक की तैयारी के विषय में, मगर कल कॉमरेड सत्यनारायण जो हमारे बिहार राज्य कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव थे, उनके निधन हो जाने के कारण ये श्रद्धांजलि सभा में ये कार्यक्रम परिवर्तित हो गया और इसलिए कल वो हो नहीं पाया और हम आज इसलिए आपसे मिल रहे हैं और इस बात को लेकर के गायकों की तैयारी के संबंध में बात करें। साथियों, ये जो विषय है गायकों की तैयारी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि पहले गायक बनेंगे तब तो उसकी तैयारी का मतलब ये ठीक वैसे ही बात हो गई। थोड़ा सा मैं मजाक के लिए ये बात कह रहा हूँ, उसको हम लोग सीरियस ना लें। कि जैसे हम लोग बहुत पर्व त्योहार में बहुत कुछ पकवान बनाते हैं तो कहते हैं भाई चलो भाई मालपुआ बनाने की तैयारी करो। तो मालपुआ जब बनाने की तैयारी करते हैं तो पहले आटा, मैदा, चीनी, घी और वगैरह वगैरह उसमें क्या क्या सामग्री लगती है, बहुत तरह से बनाई जाती है, तो सब इकट्ठा करते हैं। ये हुई तैयारी। तो मेरे ख्याल से गायक तो कोई मालपुआ या कोई गुलाब जामुन तो है नहीं कि उसकी तैयारी करेंगे हम लोग। लेकिन फिर भी ये विषय रखा गया। इसके पीछे का जो मतलब है वो यही है कि गायक हम कैसे बने, हमको कैसे ये पता लगेगा कि हमको गायक बनना चाहिए, हम गायक बन सकते हैं। हमको संभवतः लगता है कि हम लोगों ने, जो हमारे साथियों ने विषय का निर्धारण किया है, उसके पीछे का कारण ये है गायकों की तैयारी के संबंध में। वो गायकों की तैयारी यही है कि हम कैसे ये समझें कि हम गायक बन सकते हैं। मैं इसी तरह समझ रहा हूँ इसको कि तैयारी से मेरा मतलब, और शायद विषय निर्धारित करने वालों का भी मतलब यही है कि हमको ये कैसे समझ में आएगा कि हम गायक बन सकते हैं, उसके लिए हमको क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी कलाएं हैं, खास तौर पर कलाएं तो बहुत हैं, वास्तुकला है और भी बहुत कुछ कला है, मगर जिसको हम लोग फाइन आर्ट कहते हैं, उर्दू में उसको फनून लतीफ़ा कहते हैं और हिंदी में उसको ललित कला कहते हैं। तो ललित कलाएं जो हैं वो 5 हैं, ज्यादा भी हैं, उसकी फिर वो उसके और भी वर्गीकरण हुए हैं, लेकिन जो
शुरू से है वो ये है कि मूर्ति कला, चित्रकला, साहित्य कला, नाट्य कला और संगीत कला, ये ललित कलाएं हैं। मतलब कि ये आपके दिमाग को जो है वो खुराक पहुंचाता है। आप जब परेशान होते हैं, आप जब बेचैन होते हैं, या आप जब बहुत खुश होते हैं, तो उन तमाम चीज़ों की अभिव्यक्ति, अब वास्तुकला जैसे वो भी कला है, तो उसमें तो बिल्डिंग बनाने का है, तो उसका भी अब फॉर्म आ गया है, आर्किटेक्चर है और क्या 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 क्या, उसमें बहुत सारी बातें हैं। मगर ये ललित कलाएं जो हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ, जैसा मैं समझ रहा हूँ, कि वो हमारी आत्मा से है, हमारे मन से है, हमारे दिमाग से है, कि जब हमारा शरीर थकता है तब इन कलाओं के सहारे से हम चार्ज होते हैं फिर अगले कार्य के लिए। या जब हमको बहुत बहुत खुशी होती है तब हम तैयार होते हैं अपनी अभिव्यक्ति को गा के, कुछ करके, मूर्ति बना के, चित्र बना के, कुछ करके। जैसे कई बार आपने देखा होगा जी। हाँ संजय जी, जरा सा ये अपना, चूंकि आपका अगर माइक्रोफोन सबका ऑन रहेगा तो यहाँ फीडबैक आ रहा है। और नहीं, बस किसी का ऑन नहीं, एक ऑन था, बंद कर दिया उनको। तो ये जो मूर्ति कला है, जैसे कई बार कहते हैं हम लोग, सुना गया है क्या क्या उस कलाकार ने मूर्ति बनाई है कि लगता है कि अब बोलेगी। ये उस कलाकार की सफलता है, ये उसका उत्कर्ष है। लेकिन समझने की बात यह है कि गायक हो चाहे इन पांचों ललित कलाओं में, आज हम गायन पर फोकस करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि ये कला जो है ये जन्म प्रदत्त, जब से बच्चा जन्म लेता है तभी से हर इंसान के बच्चे में, क्योंकि मनुष्य का जो बच्चा होता है, मनुष्य सभी प्राणियों से अधिक विकसित प्राणी माना गया है, तो इसीलिए मनुष्य कलाकार भी होता है, मनुष्य वैज्ञानिक भी होता है, इसीलिए मनुष्य बहुत कुछ होता है। मनुष्य जीसस क्राइस्ट भी होता है, मनुष्य गांधी भी होता है, और मनुष्य हिटलर भी होता है, ओसामा बिन लादेन भी होता है। ये सभी पहलू जो हैं वो मनुष्य के हैं। तो उसी तरह से ये मनुष्य कलाकार होता है, और वो हर कलाकार, हर मनुष्य होता है। जब आप देखेंगे कि बच्चे का जैसे ही हाथ पैर हिलना शुरू होता है, और जब उसका दिमाग इतना हो जाता है कि वो देखकर कोई चीज पहचान सके, तो कुछ न कुछ ऐसा कुछ करता है कि आप अगर ध्यान से उसको वॉच करेंगे बच्चे को, तो रोज वो बच्चा अपनी बढ़ती हुई उम्र में एक न एक हरकत करके वो कला का निर्माण करता रहता है। अगर उसको आप कैमरे में कैद करें, अगर उसको आप किसी भी तरह से प्रिजर्व कर सकें, तो जब बड़ा बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो आप देखेंगे कि कुछ बच्चा जो है वो मिट्टी पानी में सान के कुछ बनाता है, कभी गोली बनाता है, कभी उसको कुछ बनाता है, अपने आप कुछ आकार देके उसको बनाता रहता है। वो उसके मन की भावना है, वो ऐसा बनाता है। तो इसीलिए हर मनुष्य ही जो है वो कलाकार, ये खास तौर पर ये जो ललित कलाएं हैं वो हर मनुष्य में प्राकृतिक रूप से व्याप्त हैं। उसी तरह से हर व्यक्ति गा सकता है और गाता भी है। हम लोग जो शास्त्रीय संगीत वाले लोग हैं,
या शास्त्रीय भी ना कहें हम, जो संगीत वाले लोग हैं, तो उनका ये मानना है, मेरा भी कमोबेश मानना है कि संगीत एक विशेष तरह की कला है और उसको हर कोई नहीं कर सकता है। लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है, हर कोई कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी में, जैसे मैंने कहा कि वो प्रकृति प्रदत्त होता है कि वो गाना सुनेगा बिना सीखे हुए, वो सुर में गाएगा। जैसे अब मान लीजिए कि कोई गाना सुना है ना, अब आप आजकल एक गाना जो है वो, तो बच्चा, बहुत बच्चा को आप सुनिएगा, खैरियत पूछो कभी तो खैर, ये फिल्मी गाना चूंकि बच्चे ज्यादा सुनते हैं, तो कुछ लड़के बोले खैरियत पूछो कभी तो खैरियत पूछो, तो वो भी, उसको भी गाने का मन करता, गाता है। लेकिन कुछ बच्चा उसी में खैरियत पूछो कभी तो खैरियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। अब ये मैं बिना हारमोनियम के गा रहा हूं। तो ये बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, लड़का लड़की, बहुत सारे लोग जो फिल्मी गाना रेडियो पे, टीवी पे, रिकॉर्ड पे सुनते हैं और हू बहू वैसा ही गाते हैं, वो संगीत सीखने कहीं नहीं गए। तो उनमें गायक होने के गुण ज्यादा मौजूद हैं, वो जल्दी इस उपलब्धि को पा सकते हैं। लेकिन प्रयास कोई भी करेगा, तो इसीलिए हम लोगों के यहाँ जो है, आप हिंदुस्तानी जो पद्धति है हमारे संगीत सीखने की, खास तौर पर शास्त्रीय संगीत सीखने की, वो संगीत के पंडित कहते हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं है। मगर विदेशों में, खास तौर पर पश्चिमी देशों में, संगीत और विज्ञान ने एक दूसरे से अपने आप को जोड़ लिया है और इसी का परिणाम है कि विज्ञान ने एक ऐसा डिवाइस निकाला है ऑटो ट्यूनर करके, कि आप जिसको, अगर आप अपने रिकॉर्डिंग डिवाइस में या अभी जो माइक्रोफोन से बोल रहा हूं, अगर उसको उस ट्यूनर से जोड़ दिया जाए, तो मैं जो बोल रहा हूं, ये जो आवाज जो ऊंचा नीचा मेरा हो रहा है, तो किसी न किसी सुर में होने लगेगा। मैं जो बोल रहा हूं, आप समझ लीजिए, ये ट्यूनर अपने आप करने लगेगा। वो जिस स्वर में उसको सेट कर देंगे, जो स्केल में उसको सेट कर देंगे, सी मेजर में या डी मेजर में, वो उतने दूर की, आप किसी भी सुर में बोलिए, वो वही आपकी आवाज ले जाएगा। जो हमारे यहाँ विज्ञान ने भी संगीत पर इतना काम नहीं किया है, क्योंकि अभी तक तो हमारे देश में जो लोग हैं, वो तो रोजी रोटी से ही फुर्सत नहीं पाए हैं कि यहाँ उनको ठीक से अपने ही शोध कार्य करने के बहुत सारे और मसले हैं, उसी से फुर्सत नहीं मिलता है, तो संगीत पे कैसे कुछ करेंगे। बहरहाल यहाँ भी कुछ हो रहा है, मगर ये जितना सारा कुछ आ रहा है, आप कई बार विज्ञान ने तो इतना तक कर दिया है। भैया जरा फैन बंद करके ऐसे चला दो, चला। तो बत्ती आ गई है चूंकि, इसलिए तो विज्ञान ने इतना किया है कि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो, हालांकि हमारे यहाँ लोग कह सकते हैं कि ये तो भाई संगीत का अपमान है कि आप कुत्तों से संगीत गवा रहे हैं, मगर यकीन मानिए वहाँ के लोगों ने तो ऐसा किया, मैंने सुना है खुद। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गूगल पे आप सर्च कीजिए, तो कुत्ता जो है उससे गाना गवाया गया है, उससे नोट्स बुलवाए, स्वर उससे बुलवाए गए हैं, वहां के लोगों ने किया है। और हमने यहाँ भी देखा है, आप देखेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आदमी में ही नहीं,
यह स्वर जो है वो जानवर में भी होगा। आप देखिएगा कि एक कुत्ता जब बोलता है और जब कंटिन्यू, एक तो भौंकता है वो नहीं, जब कंटिन्यू एक करता है जब करता है ऐसे, तो मैं तो कह सकता हूं कि अगर मैं उस कुत्ते की बोली अगर मैं उस तरह से सुनूं तो मैं उस हारमोनियम पर उस नोट को बजा के आपको बता सकता हूं कि ये इस सुर में ये बोला कुत्ता। तो इसलिए स्वर तो हर जगह है, ताल भी हर जगह है। तो अब गायक के लिए मैंने यही कहा कि प्रयास जो है वो, जिसमें गायक जो बच्चा गाना सुन के हूबहू ऐसे ही गा रहा है वो उसको उपलब्ध हो जाएगा जल्दी। लेकिन अगर उसकी जो एक प्रक्रिया है, जो उसके साधना करने की प्रक्रिया है, अगर हमको गायक बनना ही है, हमने अगर तय कर लिया है, तो हम गायक बन सकते हैं। जिसमें गायक बनने के गुण है, जिसको हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक गुण, वो जल्दी बनेगा। जिसमें नहीं है वो थोड़ी देर से बनेगा, मगर वो बन सकता है। जिसके लिए कुछ खास बातें हैं। तो सबसे मैं पहली बात करूं कि किसी में गायक बनने के अगर गुण हैं तो वो बच्चा कैसे समझे कि उसको गाना सीखना चाहिए। उसको कौन बताएगा कि तुम गायक बन सकते हो? कहां से? क्योंकि गाना तो हर किसी को गाने का मन करता है। हाँ, बहुत सारे लोग गाना गाना चाहते हैं, गाना सुनते हैं, उनको भी मन करता है कि मैं भी अरिजीत सिंह जैसा गाऊं। मन तो करता ही है। लेकिन जो बच्चा सचमुच में जिसमें गायक के गुण हैं, उनको कैसे पता चले, सबसे हम यहां से शुरू करते हैं अपनी बात, कि उनको कैसे ये पता चले कि वो गायक बन सकता है। उसके लिए मुझको जो समझ आती है कि अगर कोई आपको कहे कि भाई आओ, अरे जरा वो गाना तुम बड़ा अच्छा गाते हो, जरा सुनाओ। तो अगर आपको कोई, आप जा रहे हैं और कोई बुला के, ए भाई सुनो सुनो सुनो, कल तुम वो गाना गा रहे थे, बड़ा अच्छा गा रहे थे, एक बार जरा और सुनाओ। तो आपको समझना चाहिए कि आप में गाने के गुण हैं। यहीं से शुरुआत होती है कि अगर कोई दूसरा आदमी जो खुद गाना नहीं जानता हो मगर वो आपको पकड़ के सुन रहा है, हाँ, इसमें एक खतरा और भी है। कई लोग क्या करते हैं कि गायक बनना है उनको, जैसे हमारे यहाँ जहाँ मैं बीहट में शुरू रहता, एक मैं छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि हमारे यहाँ एक थे, वो फर्टिलाइजर में नौकरी करते थे और उनको पता नहीं कैसे तो कैसे किसी ने कहा कि आपकी आवाज मोहम्मद रफी से मिलती है। अब वो साहब जहां न पकड़ के, किसी न किसी को पकड़ के, ये भाई मेरा अपनी भाषा में तनी हमार गाना सुन लो, तो तनी देखो ना हम केहन गावे छिए, मतलब मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ, जरा मेरा गाना सुन लीजिए तो देखिए ना मैं कैसा गा रहा हूँ। मेरी आवाज लोग कहते हैं कि मोहम्मद रफी से मिलती जुलती है। अब हालत ये, बेचारे वो मतलब गाने का उनको था कि गाए, लेकिन अब लोगों ने, हम लोग भी उसमें शामिल थे कि हाँ, और उनका नाम ही रख दिया था, उनका नाम था नरेश जी। उनको हम लोग जूनियर रफी कहना शुरू किए और वो जूनियर रफी के नाम से मशहूर हो गए। कुछ नहीं, जब बाजार में मिल जाए, शाम का वक्त हो, हम लोगों को भूख लगी होती थी, रफी साहब आ गए, रफी साहब। अब बड़ा खुश बेचारा मिठाई की दुकान में ले जाए, सिंघारा और मिठाई खूब खिलाए और 2 ठो गाना सुनाए। तो ये खतरा थोड़ा रहता है। ये आप ही को समझना पड़ेगा कि ये जो अगला आदमी कह रहा है, अगर आप खुद किसी को जरा मेरा गाना सुनिए तो कैसा लग रहा है, और अगर आप 10 बार कहेंगे किसी को तो समझ जाएगा को इसका गाना सुनेंगे तो हम
हमको कुछ हो सकता है नाश्ता पानी शाम की चाय मिल जाए। बहुत लोग ऐसे हैं कि अपना गाना सुना सुना के खिलाते पिलाते हैं। अब पटना में भी एक सज्जन थे और बड़ा नाम हुआ उनका, आप लोगों को नहीं पता हो, हमारे इप्टा के साथियों को मुझे जहाँ तक लगता है कि पता नहीं होगा। उन्होंने अपना नाम ही रख दिया था पटना घराना। पटना सिटी में रहते थे और उनका नाम था रघुनंदन प्रसाद। और उनको कुछ बड़े कलाकारों ने, हिंदुस्तान के बड़े कलाकार पंडित शांता प्रसाद जी, उदय महाराज जी, या और भी बड़े गायक जो उस वक्त दशहरा में, दुर्गा पूजा में आते थे, तो कहते थे कि देखिए तो मैं कैसा गा रहा हूँ, मैंने ये राग बनाया, मैंने ये ताल बनाया। तो उन्होंने गाना शुरू किया नहीं कि ये लोग बेहोश होना शुरू किए और बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते थे और उनको वो इलाज के नाम पर 500-1000 रुपया उस वक्त दे देते थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि पटना घराना अपना मतलब अपनी एक किताब उन्होंने छपाई थी जिसमें मणिमय जी अगर सुन रहे हैं तो आप सुन के आपको मजा आएगा कि तानों के प्रकार हम लोग सुनते हैं कि शास्त्र में लिखा है सपाट तान, गमक का तान, छूट तान वगैरह वगैरह। उन्होंने अपनी किताब में लिखा रॉकेट तान, चिड़िया उड़ान तान और वगैरह, न जाने के कार तान, मोटर तान, ये सब तान का नाम दिया, ये मोटर तान है। और करते क्या थे कि अपने यहाँ कलाकारों को बुलाते थे, अपना गाना सुनाते थे और गाना सुनाकर उनको अच्छी विदाई करके अपने यहाँ से रवाना करते थे। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में। तो वो गायक तो नहीं बने मगर बहुत गायकों को पाला उन्होंने पैसे दे दे के। जो पहुंच गया कि हमको दिक्कत है तो उसको गाना सुनाते थे या कुछ दे देते थे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप अगर गायक बनना चाहते हैं तो मैंने कहा कि आप हर कोई गायक बन सकता है, जिसका एक मेथड है। गायक तो हर कोई है, गाना जैसे मैं बिना हारमोनियम के गा रहा हूँ तो कुछ भी गा रहा हूँ। तो अब जैसे मान लीजिए कोई लोकगीत गाता है तो वो हारमोनियम नहीं है, तब भी अच्छा गाता है, सुनने में अच्छा लगता है, कर्णप्रिय लगता है। और कोई ऐसा ही है, कोई सुर नहीं निकलता है, तो उनको शुरू से जाकर किसी भी गुणी व्यक्ति जो गायक है या संगीतकार है वहां जाकर सीखना चाहिए। सीखना सबको चाहिए, जिसमें गायक बनने के गुण हैं उनको तो जरूर सीखना चाहिए। और उनको ये समझना चाहिए कि अगर मेरा गाना सुन के या आप ही को समझना पड़ेगा कि मेरा गाना सुनकर लोग मजाक करते हैं या मेरा गाना सुनकर मंत्रमुग्ध होते हैं। तो मैं जब फिल्मी गाना गाता हूँ या गाती हूँ तो लोग सुनकर वाह वाह जब करते हैं तो उनके चेहरे की अभिव्यक्ति क्या होती है, क्या वह आनंद विभोर हो जाते हैं? अगर ऐसा होता है तब आप जरूर समझिए कि आप में गायक या गायिका होने के तमाम वह गुण मौजूद हैं। और तब आपको कहीं ना कहीं सीखना चाहिए। और फिर ये तो अलग बात है कि वो अलग अलग जॉनर है संगीत। हाँ जी, कुछ सवाल पूछ रहे हैं क्या? हेलो संजय जी, अगर कोई सवाल आता है तो आप ही ले लें और हमको आप बताएंगे। तो मैं हाँ, तो उनको जरूर सीखना चाहिए। और सीखने की प्रक्रिया जो है वो मेरे हिसाब से बड़ी अजीब है। मैं जो सोचता हूँ कि सबसे पहले तो राग और रागनी और थाट के चक्कर में न पड़ के, यहाँ क्या हो रहा है, एक मुश्किल है। कोई गायक बनने की संभावना अगर किसी में होती भी है तो वहाँ यहाँ चला जाता है वो किसी गुरुजी के पास जिनके बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए होते हैं, संगीत महाविद्यालय
और वगैरह वगैरह, न जाने कितने बोर्ड लगे हुए होते हैं। और यहाँ संगीत की शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर संगीत की डिग्री भी दी जाती है कि आप 6 वर्ष में प्रभाकर कर लेंगे, आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि आप पढ़ाई में ग्रेजुएट कितने दिन में बनते हैं, कितने साल लगते हैं। कम से कम अगर बहुत छोटी उम्र में भी क्लास 1 में जाएं, आजकल तो तय हो गया है कि 6 साल से नीचे के बच्चे को क्लास 1 में नहीं लेंगे, तो 6 साल से अगर क्लास 1 में जाएं तो आप बीए पास करने में आपको कितने साल लगेंगे। तो जितने साल लगेंगे उसका कितना कम हो गया कि 6 साल में एक संगीत में बीए कर लिया आदमी। तो ये बड़ी विडंबना हमारे सोसाइटी में, और ये विडंबना इसलिए है कि ये संगीत को हम लोग रोजगार, कला जो है वो सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, मेरी ये मान्यता है कि वो रोजगार बाद में बनता है। आजीविका आपकी बनती है, बाद में बनती है, बननी चाहिए, जरूर बने, मगर शुरू ना करें कि हमारी आजीविका बनेगी। क्योंकि आजीविका, हमारी कला अगर आजीविका से शुरू होगी तो वो कभी पूरी नहीं होगी। तब 6 साल में प्रभाकर हो जाएंगे और डिग्री मिल जाएगी, और ये बहुत सारी सरकारी जो योजनाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं हम टीचर बहाल हो जाएंगे, पैसा हमको मिलने लगेगा, हम गायक तो नहीं ही हो पाएंगे। यहाँ हमारा विषय है कि गायक होने की क्या, मैंने गायक की तैयारी क्या। तो हम शिक्षक हो जाएंगे, और जब हम शिक्षक हो जाएंगे तो हम जो गायक नहीं हो पाए तो हम शिक्षक हो के फिर क्या तैयार करेंगे। फिर हम वही सर्कुलर, वही जो है सर्कुलेशन होता रहेगा कि हम भी वो स्कूल में प्रार्थना कराते रह जाएंगे बच्चों को, और जिस बच्चे में गाने के गुण है उसको हम सिखा नहीं पाएंगे। अगर हम संगीत में हमने बीए करना बुरी बात नहीं है, और मजे की बात यह है मित्रों कि आप संगीत के बीए का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इतना खूबसूरत सिलेबस है उसका कि उतना अगर कोई कर ले, सिद्ध कर ले, और उस सिलेबस के मुताबिक अगर उसका प्रैक्टिकल साथ ले तो निश्चित रूप से गायक होगा ही होगा, उतना अगर कर ले तो। लेकिन यहाँ तो यह है कि प्रभाकर करना है तो एक तो 6 साल में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, और प्रभाकर में सारे गामा पधा निसा सानी धा पा मा गा रे सा के बाद कितने तरह के पाल्टे बन सकते हैं वो किसी भी ग्रेजुएट म्यूजिक को नहीं पता है ज्यादातर। मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, फिर से माफी मांगते हुए, क्योंकि ये मैं उस ग्रेजुएशन की डिग्री का अपमान भी नहीं कर रहा हूँ। बनाने वाले ने बहुत सोच समझ कर बनाया, जो उतना ही साल आपको देना चाहिए जितना साल आप पढ़ाई में ग्रेजुएट होने में लगाते हैं। लेकिन यहाँ तो क्लास 1 से लेकर के 6 साल में ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो इसीलिए गायक को सबसे पहले फिर एक बार, चूंकि इप्टा के प्लेटफॉर्म से मैं ये बात बोल रहा हूँ और यही बोल सकता हूँ, दूसरी जगह अगर बोलूंगा तो शायद मार पड़ेगी। आपको किसी क्लासिकल और डिग्री के झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। जब आपको लगे कि हाँ मुझको लगता है कि मैं गा सकता हूँ, लोग भी कहें हाँ भाई तुम सीखो, तो आप सीखें किससे। अब यहाँ प्रश्न है कि हम किससे सीखें। आप सवाल शायद करेंगे कि कैसे सीखेंगे, कैसे हम तलाश करेंगे, कहाँ जाएं, क्योंकि हमसे ये लोग पूछ सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि डिग्री में मत जाओ, कोर्स में मत पढ़ो, तो हम करें क्या। आप मेरे हिसाब से उस व्यक्ति के पास जाएं जिसका गीत सुनकर, जिसका संगीत सुनकर आपको लगे कि ऐसा ही मैं बनना चाहता हूं।
आपको लगे, जिसका संगीत सुनकर आपको लगे कि मैं अगर ऐसा बन गया तो मैं धन्य हो जाऊंगा। जिस दिन आपको लगे कि मैं तो गाता हूं, लोग भी कहते हैं अच्छा, मगर मैं तो कुछ नहीं, जिस समय आपका मन सरेंडर कर जाए, समर्पण हो जाए उस व्यक्ति के सामने, तब उनके पास जाइए कि मुझको आपसे सीखना है। तब वो जो सिखाए वो सीखिए, चाहे वो आपको ग्रेजुएट बना दें, चाहे वो आपको जो भी बना दें, जो सिखाए वो सीखिए। लेकिन आप इस संगीतालय का बोर्ड देख के और फला गुरु जी, फला टीचर जी और फला परीक्षा दिलवाएंगे, तब वो भी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो बुरा है, लेकिन आप निश्चित रूप से हम लोग जो बहुजन हिताय की बात करते हैं, उसमें बहुत लोग उसमें गायक नहीं बन सकते हैं। हमारे ही इस दुनिया में वेनेजुएला एक देश है, छोटा सा देश है, जहाँ की सरकार ने म्यूजिक अनिवार्य किया है और वहाँ पर बच्चों को, हर बच्चे को वायलिन थमाया जाता है, हर बच्चे को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थमाया जाता है। वहाँ के लोग, हम लोग, आपको याद होगा जो लोग वहाँ कहाँ थे, इंदौर में थे, इंदौर कॉन्फ्रेंस में वेनेजुएला के एम्बेसडर आए थे, जिन्होंने वो दिया था, सबको सीडी दिया था, और वहाँ के बच्चे वायलिन बजा रहे हैं और वहाँ के म्यूजिक के बारे में वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ हथियार नहीं देते हैं बच्चों को, और इंस्ट्रूमेंट देते हैं। तो जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन सभी गायक बन सकते हैं। और लेकिन गायक बनने की तैयारी आपकी यही होनी चाहिए कि आपको जिस दिन लगे कि आप गायक हो सकते हैं, लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, जिस दिन आपको उठाकर किसी समारोह में आपके दो दोस्त स्टेज पर उठाकर ठेल दे, अबे जा 2 ठो गाना गा के आ, आप समझ लीजिए कि आप में गायक बनने के गुण हैं। इससे और बड़ी बात नहीं हो सकती है कि आप तो मित्रों के साथ घूमते हैं, आप अभी नौजवान होंगे, तो आप कहीं समारोह में गए, कहीं पर ऑर्केस्ट्रा पार्टी हो रही है, आपके दोस्तों ने स्टेज पे चढ़ा दिया कि जा तू इस ग्रुप के साथ गा, गीत गा, और आपने गाया और वहाँ ठीक ठाक गाया, लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने अप्रिशिएट किया, तब आपको समझ लेना चाहिए आप कुछ नहीं अभी तक जानते हैं, आपने कुछ नहीं अभी तक सीखा है, मगर अगर आप दोस्तों के कहने पे स्टेज पे जाके गा लेते हैं, उस म्यूजिक के साथ आप तारीफ बटोर लेते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप में गायक होने के गुण हैं। और आप आम लोग जो जिनमें ऐसी प्रतिभा कम है, नहीं तो मैं नहीं कहूँगा कि नहीं है, प्रतिभाएं सब में होती हैं, सब प्रतिभाएं सब में होती हैं, लेकिन कम है तो वो उनको ज़्यादा रियाज करना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा, और उनको फिर वो शास्त्र के हिसाब से जो मेथड है वो सीखना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए जो आप गायक हैं और आपने बिना सीखे कुछ लोगों को आपने आकर्षित किया है, तो आपको आपके सीखने की जो क्रिया होगी वो दूसरी होगी, कि जहां आप जिनका गाना सुनकर अब आप कहेंगे कि भाई हम तो अरिजीत सिंह का गाना सुन के अभिभूत हो जाते हैं कि हमको ऐसा गाना है, मगर वो कहाँ मिलेंगे। तो आप अपने आसपास तलाश करिएगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो वो हरकत, वो गले का काम वैसा ही निकाल रहा है और वो सीखा भी हुआ है, वो म्यूजिक जानता है, आप उसके पास चले जाइए कि हम भैया हमको आप सिखाइए। निश्चित रूप से आपसे उम्र में बड़ा होगा या छोटा जो भी हो, अगर वो सीखा हुआ है, अगर वो अरिजीत सिंह जैसा ही गा रहा है और आप समझ रहे हैं कि हमसे बेहतर गा रहा है, तो आप उसके पास जाइए और उससे सीखिए। या अगर वो भी कहे कि भाई हमने खुद कुछ नहीं सीखा, तो उसको पूछिए कि तो हम कहाँ जाएं, हमको बताइए। इस तरह से आपको म्यूजिक के लिए आपको किसी म्यूजिशियंस, किसी जानने वाले के पास आपको जाना है और आपको वहाँ सीखना है, और तब
जो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्वर साधना, म्यूजिक में भी सांस की बात, जैसे सारे गाँव पा धा नि सा सीखने से पहले हम क्या करेंगे? सा, इसका काउंटिंग रखेंगे 4 या 8 या 16 का। हम कितनी देर तक, कम से कम 4, अधिक से अधिक 16 पर तक सिर्फ सा, हारमोनियम का सा बजा के हम उसमें मिला सकते हैं। नहीं, ये आम लोगों के लिए बात मैं कर रहा हूँ कि जैसे कई बार हमने इप्टा में, मैंने भी सुना है अपने इप्टा में रिहर्सल में कि जैसे बजा रहा है सा, हारमोनियम यहाँ बज रहा है, वो लड़का बोले सा, सा, नहीं, वो नहीं करना। आपको हारमोनियम से मिलाना है। जो फिल्मी गाना गाता है वो तो सुर सुनेगा तो मिला लेगा, सा ये बजेगा तो कर लेगा। लेकिन जिसको नहीं आता है, जो जिसको आता है, सबको इतना तो करना है, सा इसमें मिलाइए। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, सा ऐसे मिलना चाहिए। थोड़ा सा अगर अलग होगा, सा, सा, ये अलग लग रहा है, इसका ध्यान रखिए कि सा, और सा सिर्फ न दबा के सा, एक पा आता है, सारे गा मा पा, सा पा दबाइए और सिर्फ बोलिए सा, सा। इसकी 4 काउंटिंग कीजिए, 8 कीजिए, 16 कीजिए, और जल्दी जल्दी नहीं, 1 सेकेंड जैसे घड़ी की 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4, सा, अब 8, टिका नहीं मेरा सांस, लेकिन 8 तक अगर नहीं टिके तो 6 कीजिए, 5 कीजिए, लेकिन धीरे धीरे इसके काउंटिंग बढ़ाते जाइए, और जब 16 तक टिके तब समझिए। और ध्यान रखिए कि सा हिलना नहीं चाहिए, जहां सांस फूलने लगे वहीं छोड़ देना है, फिर सांस लेके फिर पकड़िए। ये क्रिया आपको कुछ नहीं, सारे गामा भी नहीं करना है, ये क्रिया महीना भर कीजिए, फिर उसके बाद आप अपने आप में तब्दीली पाएंगे। और गायक की तैयारी के संबंध में मुझको लगता है कि मेरा वक्तव्य इतना ही है कि एक तो आपको अपने आप को समझना चाहिए। समझने के लिए मैंने बताया कि आपके दोस्त अगर कहीं आपको स्टेज पे चढ़ा देके गाओ तो फला गाना बहुत अच्छा गाता है, यहाँ ऑर्केस्ट्रा की टीम है, वहां जाके एक गाना सुना, वो तभी आपके दोस्त आपके साथ ऐसा करेंगे जब आप अच्छा कर रहे होते हैं। जब आप नहीं अच्छा करेंगे तो वैसा भद्दा मजाक आपके मित्र नहीं करेंगे कि आपको स्टेज पे नहीं। हो सकता है जैसे हम लोग वो जूनियर रफी साहब का दुकान पे बिठा के रोड पर खड़े खड़े गाना सुन लेते थे और मिठाई और सिंघारा खा लेते थे, और कभी कभी स्टेज पे अगर आ भी गए तो रफी साहब आए तो हम लोग को चाय कॉफी के लिए इंटरवल चाहिए था, तो उनको थमा देते थे माइक्रोफोन, तब तक हम लोग चाय वाय पी के फिर आते थे। तो ऐसा नहीं, जब आपके मित्र ये कहते हो कि यहाँ पर म्यूजिक बैंड है, जाके तू वो गाना सुना, और वो बैंड से वो भी आपके मित्र जाके कहेंगे कि मेरा एक मित्र है जो गाएगा, तब आपको समझना चाहिए कि आप में गायक बनने के सारे गुण मौजूद हैं। अब आपको कहीं जाके सीखना चाहिए। बस तैयारी के संबंध में संक्षेप में मुझको इतना ही कहना है। अगर आपको आपके मन में कोई सवाल उठता हो तो अपना हाथ उठाएंगे, और संजय जी आपका, या तो संजय जी के चैट बॉक्स में लिखिए, हमको बताएंगे, या फिर अपना माइक्रोफोन ऑन करके हमको आप बताइए। संजय। हेलो। कुछ सवाल आए हैं फेसबुक पे भी लाइव में, कुछ सवाल आए हैं, मैं उनको पढ़ रहा हूँ आपके लिए।
जी, बताइए। फॉर्मेट क्या रखें, एक सवाल एक जवाब या सवाल आपके सामने रख दूं? नहीं नहीं, एक सवाल एक जवाब। जी जी। ये सवाल राजेश श्रीवास्तव जी का है भिलाई इप्टा से कि इप्टा की हर इकाई में बेसुरों को सुर में लाने का काम हमारी इकाई में आपके जैसे गुणी साथियों द्वारा किया जाता है, और उसकी प्रक्रिया और कैसे मजबूत कर सकते हैं? इप्टा में या कहीं भी मैंने पहले ही निवेदन किया है कि बेसुरा बोलकर कोई चीज होती नहीं है। हाँ, बेसुरा का एक मापदंड, जब हम, जैसे मैंने कहा कि हारमोनियम अगर हम बजाते हैं और उस स्वर में अगर किसी की आवाज नहीं मिलती है तो उसको हम बेसुरा कहते हैं। बेसुरा इसलिए कहते हैं, अपने आप तो वो स्वर में है, अपने फ्रीक्वेंसी में वो है, लेकिन हमारा जो हारमोनियम, जैसे ये नोट है तो में वो नहीं मिल रहा है, वो कहीं कुछ कर रहा है, हम इसलिए उसको बेसुरा कहते हैं। तो इसके लिए जो प्रक्रिया है राजेश जी, वो प्रक्रिया यही है कि हमारे जैसे भिलाई में हमारे भाई मणिमय जी हैं, तो जैसे मैंने कहा कि वो उसका एक ही है कि उतना थोड़ा धैर्य रखें, उनको एक साथ एक सुर लगा के, एक जैसे मान लीजिए आजकल हारमोनियम न भी हो तो हर किसी के मोबाइल पे तानपुरा का एप्लीकेशन आ गया है। ये मैं सुविधा के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है हारमोनियम ना हो तो एक तानपुरा का एप्लीकेशन है, और उसको कोई एक स्केल में सभी तानपुरे को मिला दे, सारे मोबाइल जितने मोबाइल वाले हैं सब सब एक बड़ा। आपसे आपका सवाल का जवाब देते देते मेरे मन में आया कि आजकल ये एंड्रॉयड मोबाइल तो सबके पास होते हैं, तो मणिमय जी एक सुर फिक्स करें कि मान लो सी या सी शार्प, यानी पहली सफेद या पहली काली, एक ग्रुप में जो मोटा मोटी जिस रेंज में लोगों की आवाज हो, वो सबको अपने अपने मोबाइल पे तानपुरा ऐप डाउनलोड कराए प्ले स्टोर से, और सबको बोले कि अपने अपने कान में हेडफोन लगाओ और इसके सुर से सुर मिला के आप बोलो, और खुद एक तानपुरा मॉनिटर करके बैठे और उस तानपुरा से सबको आप मॉनिटर करें। ये बड़ा अच्छा, देखिए कई सवाल से जवाब निकलता है। मैं इतनी देर से बकबक कर रहा था और राजेश जी ने इतना बढ़िया सवाल कहा कि बड़ी अच्छी प्रक्रिया आई कि आजकल हर नौजवान साथी के साथ पास मोबाइल है, सिर्फ करना ये है कि तानपुरा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, और उसमें एक कोई स्वर जो हमारे संगीत के साथी हैं जहां भी हैं वो एक स्वर निर्धारित कर देंगे, और उसी स्वर में सब लोगों को कम से कम आधा घंटा आप सांस अदवाइए। आप पाएंगे कि 15 दिन के बाद जिनको आप बेसुरे कह रहे हैं वो सुर में बोलने लगेंगे, और महीना दिन के बाद और 2 महीने के बाद और 6 महीने के बाद वो आपके लिए गायक बन के तैयार हो जाएंगे। ऐसा मेरा विश्वास है विज्ञान पर भी। तो इसलिए मेरे ख्याल से राजेश जी शायद आप संतुष्ट होंगे इस जवाब से। जी, अगला सवाल। हाँ जी, शुक्रिया। इससे जुड़ा एक सवाल है, विकास सिंह ने फेसबुक पे ही पूछा है कि मुझे कोई गॉड गिफ्टेड थ्रोट नहीं मिला है, आवाज नहीं मिली है, लेकिन मैं क्या रियाज करके एक अच्छा गायक बन सकता हूँ? बिल्कुल, वो तो मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में भी कहा कि गॉड गिफ्टेड, या मैं उसको प्रकृति प्रदत्त कहता हूँ, जो भी आप कह लें। वैसे भगवान या गॉड से मुझे कोई परहेज नहीं है, आप ऐसा ना समझेंगे, लेकिन प्रकृति जो नेचर ही ने देता है सबको। जैसा कि मैंने कहा कि एक कहानी और मुझको याद आ रही है। पटना में एक जगह है पीजी सुपर साउंड, वहाँ रिकॉर्डिंग होती है, दरियापुर गोला में ये अवस्थित है। तो वहाँ पहले उस गली में एक कुत्ता रहा करता था, फिर मैं कुत्तों पर ही आता हूँ, और बगल में वहाँ मस्जिद है। तो ठीक 4:30 बजे जब शाम
कि नमाज अदा होती है और जब वो अजान वो पढ़ी जाती थी, माइक्रोफोन से जब आवाज वहां से आती थी, तो ठीक उसी सुर में कुत्ता बोलता था, ओ, एकदम सुर में मिलाता था। हम लोग रिकॉर्डिंग बंद करके गली में उतर आते थे कि भाई ये कुत्ता पिछले जन्म का क्या है, मतलब बड़ा मजाक करते थे। लेकिन वो आप वैसे भी देखेंगे, आप मार्क करेंगे गांव में जब शंख बजता है मंदिरों में और वहां अगर कुत्ता होता है लगातार, मेरे पास ऐसे बहुत से किस्से हैं। मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं अभी इप्टा में हूँ। बचपन में मैं घोर आस्तिक मंडली में था, कीर्तन में था, और अपने बेगूसराय से बद्रीनाथ की यात्रा मैंने पैदल की है 1962 में, जब चीन का आक्रमण हुआ था भारत पर। तो मेरे साथ एक कुत्ता इलाहाबाद से शामिल हो गया था वो जत्थे में। अब वो जब वो आरती और घंटा और शंख जब बजे, तो वो भी उस शंख में जब बजता है तो भी वो सुर मिलाता था। तो कहने का मतलब ये है, विकास जी क्या नाम बताया, कि जब जानवर सुर मिला सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। जरूरत है कि इस बात को मन से निकाल देने का कि लोग आपको कहेंगे कि अरे यार क्या चिल्ला रहे हो, खराब लग रहा है। उससे आपको धैर्य रखना होगा। और मैंने जैसा कहा, आप उस तरह प्रयास करें, आप निश्चित रूप से अच्छा गायक बन सकते हैं। नेक्स्ट। अगला सवाल हमारे इसी जूम पे है निराला जी। वो सवाल कर रहे हैं कि रिदम की अच्छी समझ कैसे बनाएं और उस पर कमांड कैसे रखें। रिदम की रिदम, हाँ। अच्छा, निराला जी का सवाल असल में एकदम सीधे कमांड तक पहुंच जाता है। मैंने जैसा पहले कहा आपको निराला जी, रिदम वहीं से स्टार्ट हो जाता है ना, कि जब आप, हमने कहा कि 4 काउंट सा कहिए, 8 काउंट सा कहिए, आप लगातार काउंट कीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 बिना हिले। अब जब आप ऐसा करेंगे कि 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये ऐसे रिदम की समझ के लिए भी काउंटिंग ही जरूरी है। सबसे पहले तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 4 का ड्यूरेशन है, यहाँ से यहाँ तक हमको जाना है। अब मान लीजिए कि हमको इसी 4 में 8 काउंट करना है, तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 1 के साथ 1 2 गिन रहे हैं, 1 2 3 4, ये बज रहा है ना चुटकी, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 8 काउंट कर रहे हैं हम 4 में। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से आप काउंटिंग पर ध्यान दीजिए, रिदम की समझ बन जाएगी। और काउंटिंग से ही रिदम भी कमांड होता है। और स्वर और ताल दोनों ही संगीत के पहिए हैं, बिना एक के दूसरा अधूरा है। तो इसलिए आप काउंटिंग पर ध्यान दीजिए, काउंट करिए, 4 में 8, 4 में 16, अभी 4 में 12 तो नहीं होगा, मैं तो कर सकता हूँ। देखिए 1 2 3 4, अब 4 में 6 गिनेंगे हम, 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 1 2 3 4 5 7 8 9 12, जो भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4, मैंने 1 2 3, एक में हम 3 गिन रहे हैं। तो आपको हम बहुत आगे की चीज बता रहे हैं, शुरुआती में ये होगा ही नहीं। शुरुआत में आप 4 ही बराबर गिन लीजिए, कंटिन्यूअस, हिले ना,
घड़ी देखकर, वहीं से आपके रिदम की समझ जो है वो आगे बढ़ जाएगी, और ये कर लेंगे तो कमांड भी हो जाएगा। नेक्स्ट। ये अगला सवाल प्रेम प्रकाश जी का है, डाल्टनगंज से पूछ रहे हैं कि संगीत के शब्दों के साथ स्वर के संबंध के बारे में बताइए। सवाल नहीं समझे। संगीत के शब्द और स्वर का संबंध, सारे गामा और शब्द, ये कैसे मिले हुए हैं आपस में? देखिए, सारे गामा अपने आप में शब्द है। संगीत तो एक साउंड फ्रीक्वेंसी है। जैसे मैंने कहा ना कि आप मेरा एक चैनल है SRS वॉइस ऑफ म्यूजिक। मुझको लगता है कि मैंने उस पर SRS का मतलब ही है कि स्वर, रचना, संवाद। तो इसका पहला एपिसोड जो है, अभी का नहीं, अभी का ट्यूटोरियल क्लास का चल रहा है, वो 6 इसके एपिसोड्स पहले हुए थे, उसको आप देखेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा। लेकिन अभी फिर फिलहाल आपके सवाल के जवाब में कि स्वर अपने आप में तो एक साउंड है, ध्वनि है। जैसे आ, ये स्वर है, ये कोई शब्द नहीं, ये पिच है। अब शब्द जब है तब हम बोलते हैं सा। अगर सा ना बोले तो बोलेंगे आ। कुछ भी जब हम बोलेंगे तब वो शब्द है, नहीं तो ये पिच है। तो सा रे गा मा पा ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। यही तो शब्द के संबंध है पिच, स्वर से। और हम लोग हिंदुस्तान में सारे गामा बोलते हैं, पश्चिमी देशों में इसी को डो रे मी फा सो ला सी डो। तो ये तो शब्द है ना, संगीत तो है नहीं। इसीलिए शब्द से संगीत का संबंध है भी और नहीं भी है। जब आप शहनाई या बांसुरी सुनते हैं तो उसमें कोई शब्द नहीं होता है, सिर्फ आवाज होती है, मधुर ध्वनि होती है। राग जिसको हम कहते हैं, एक कंपोजिशन होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स होते हैं, मगर उसमें कोई शब्द नहीं होता है। वो शब्द हमारे मन में होता है। बांसुरी वाला अगर बजाएगा नेरे गम परे सा, तो बांसुरी वाला बजाएगा तो ये तो बांसुरी में बजाया, लेकिन हमने अब इसको नोटेशन बोलते हैं, मदनी सानी प ध म रे गा, जो बजाया वही हमने शब्द में कहा। इसीलिए आपका सवाल शायद यही है। अगर ये नहीं है तो मैं क्लियर नहीं हुआ हूँ, लेकिन अगर यही है तो शब्द से संगीत का संबंध यही है कि संगीत अपने आप में एक ध्वनि है और सारे गामा जो है वो उसके शब्द हैं। बहुत शुक्रिया। इसी संबंध में कैफी साहब ने एक वक्तव्य है, उनको एक फिल्म का गाना लिखने को मिला और संगीत पहले से बना था, तो उन्होंने कहा कि कब्र पहले बना दिए, आप कह रहे हो कि मुर्दा इसमें फिट करो। मणिमय हमसे आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मणिमय हाँ, बिल्कुल। यही से संबंध है मेरे सवाल का कि हमारे संगीत में ये फिल्मी संगीत का कितना असर है, महत्व है। ये सवाल बहुत विस्तार से इस पर चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहली बात तो, अगर फिल्मी से फिल्म हटा दे तब क्या रह जाता है? फिल्म तो अगर तो फिल्मी से अगर हम फिल्म हटा दें तो पहले आप अच्छी बात कही आपने, इसको स्पष्ट करें कि फिल्मी संगीत से तात्पर्य क्या है। जो हम सुबह से शाम तक विभिन्न जगह जिससे आवाज से हम परिचित होते रहते हैं,
वो संगीत हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और उसका क्या स्थान और उससे हम क्या सीख ले सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब साफ हुई बात। मतलब अब मणिमय जी तो चूंकि स्वयं संगीतकार हैं और अच्छे संगीतकार हैं, हमारे ढिलाई के साथी हैं, जो मैं बाकी लोगों के लिए कह रहा हूँ। देखिए, फिल्मी संगीत जो है वो आप यूं समझ लीजिए कि जब फिल्म नहीं था, जब ये बोलता सिनेमा नहीं था, तो तब कौन सा संगीत हम लोग सुनते थे? तब सुनते थे हमारे घरों में जो भजन कीर्तन या जो रामलीला या जो पहले नाटक के संगीत, जो पर्शियन नाटक में सिर्फ संगीत ही संगीत होता था, लैला मजनू नाटक खेला जाता था, श्री फरहाद नाटक होते थे, उसमें गाने ही गाने होते, गाना और नाच होता ही था, और तब वो नाटक भी था और हम लोग वो सुनते, बचपन से वो सुनते रहे थे। तो जब ये फिल्म आई तो फिल्मी संगीत का जो हम सुनते हैं उसका हमारे जीवन पर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा असर है। और संगीतकार बनने में मेरे ख्याल से मेरा अपना विचार है कि 3/4 उसका योगदान है, 3/4 कंट्रीब्यूशन फिल्म संगीत का है। ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जिनकी पुश्तैनी ये माने संगीत विधान नहीं है, जो पुश्त दर पुश्त, मान लीजिए कि कोई घरानेदार अगर ये करते हैं तो उनके तो दादाजी, परदादाजी, पिताजी और साथ साथ जनरेशन जो है म्यूजिक चलता है, तो उनके घर में जब बच्चा पैदा लेता है तो सरगम पलटा रियाज करता हुआ सुनता है, तो उसके जीवन में भी, लेकिन जब वो बड़ा होता है बच्चा, तो अपने घर के वो ग्रामर से वो उबता है और तब उसको फिल्मी संगीत जो है, जो 3 मिनट में सारा कुछ करता है ना, और जिसको हम राग कहते हैं, वो आप तो जानते ही होंगे कि ये 10 थाट होते हैं हिंदुस्तानी संगीत में, और जब एक थाट से 484 राग की उत्पत्ति हो सकती है, यानी 484 कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स। राग को मैं इस तरह समझता हूं कि वो स्वरों का एक संयोजन, जिसका एक नियम, एक कंपोजिशन है कि ये भोपाली है, ये मन है, ये ऐसे ही होगा। तो वो फिल्म संगीत के जरिए वही आता है। बहुत सारे गाने ऐसे आते हैं जिसके गाने को हम पहले जानते हैं, उसके राग के बारे में बाद में जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक गाना, एक लाइन सुनाता हूँ। एक गाना मैंने बहुत पहले बचपन में सुना, लता मंगेशकर ने गाया, मदन मोहन का संगीत है तेरे साथ मेरी वफा, मैं नहीं तो क्या जिंदा रहेगा प्यार मेरा, मैं नहीं तो क्या, मैं नहीं तो क्या, है तेरे साथ मेरी वफा, मैं नहीं तो क्या। अब ये तो ट्यून है, ये बहुत पहले मैंने सुना। बाद में एक संगीत के कॉन्फ्रेंस में एक कलाकार ने सितार पर बजाया इसी स्वर समूह को, उन्होंने कहा कि ये राग परमेश्वरी है। तब मैंने जाना, और तब उसके बाद परमेश्वरी मैंने सुना। रे म पद पद म पद मरे गरे सा सा म ध म प ग म, है तेरे साथ मेरी वफा। तो सा रे म प ध नि सा रे सा नि द प ध म प म ग रे ग रे सा, मैं नहीं तो, वही स्वर समूह है। तो ये राग हम तो शास्त्र के नाम दे देते हैं, मगर ये जहां एक से दूसरा कॉम्बिनेशन जाएगा,
जैसे आप वहाँ थे, आपके भिलाई में ही एक वक्तव्य मेरा ही था, तो मैंने जब कहा कि जन गण मन जब है तो सारे गम पद नि सा सा नि ध प म ग रे सा। अब इतना ही दूर में ये शुद्ध स्वर, इसको आप बिलावल कह सकते हैं। तो क्या हम कहें कि जनगण मन राग बिलावल में है? कह भी सकते हैं, लेकिन कहते इसलिए नहीं है कि रागों की जो अपनी एक शैली है, उसका जो अपना एक व्याकरण है, अपना जो एक नियम है, चूंकि सुगम संगीत या बाकी के म्यूजिक जो है, फिल्म संगीत, उस रागों के नियम को, राग के जो वादी संवादी उसी स्वर पे उतनी ही देर ठहरेंगे, वही विश्राम लेंगे, वो नहीं करता है, उस बंधन को तोड़ता है बाकी का संगीत। तो इसीलिए वो शायद ज्यादा रंजक भी होता है और ज्यादा प्रभाव। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राग रंजक नहीं होता है, लेकिन रागों में भी जो लोग बहुत सिद्ध हैं और बहुत कल्पनाशील गायक हैं, ध्यान दीजिएगा, कल्पनाशील मैं कह रहा हूं, कल्पना और व्याकरण में थोड़ा झगड़ा है। कल्पना जो है कई बार व्याकरण की सीमा को पार कर जाती है और वहां वो व्याकरण की जो बाधाएं हैं, वो कल्पना उसको तोड़कर कई बार उड़ जाती है। और कई बार इस कल्पना की उड़ान को शास्त्र ने भी कहा कि रागों में वादी संवादी और विवादी। तो देखिए, हमारे जो पूर्वज जिन्होंने शास्त्र की रचना की, हालांकि बहुत सारे साथी पर बहस भी बहुत हुई, बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि शास्त्र जो है वो जनता का नहीं है वगैरह वगैरह, मैं नाम नहीं लूंगा कौन लोग कहते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मणिमय जी आपको कि तब तो वही बात हुई ना कि कच्चा तेल जो है, शास्त्र निकला कहाँ से? लोक संगीत से। लोक संगीत ही शास्त्र की जननी है जी। तो इसका मतलब यह है कि हम माने जननी को ही पकड़ कर रखें, बच्चे को मार दें। अगर हम कह रहे हैं कि ये शास्त्र जो है वो जनता के लिए नहीं है, हाँ, जनता का संगीत ये नहीं है, अभी भी बहस हुई है और ये इस पर सोचने की जरूरत है कि जनता का संगीत क्या है। ये बहस आज से नहीं, बहुत दिनों से चलती आ रही है। लेकिन जनता का संगीत तब क्या है? जहां स्वर है, जहां सा के बाद रे है, जहां रे के बाद गा है, वही तो शास्त्र है। शास्त्र कोई यमन और बिलावल और भैरवी की बात करना शास्त्र थोड़े ही है। और हम जब आप बात करते हैं कि अगर हम लोक संगीत को कहेंगे कि भाई यही संगीत जो है, ये जनता का यही संगीत है, शास्त्रीय संगीत में अच्छा हो सकता है लेकिन वो एलिट क्लास का है, वो जनता का नहीं है, तब तो हमको कहना चाहिए कि जो मिट्टी का तेल जो है वो मजदूरों के लिए नहीं है। मजदूरों के लिए वो कच्चा जो खदान से कीचड़ निकलता है, वो तो वही उसका असली खदान, वही वो तो मजदूरों का है, वही आपको रखना चाहिए। वो पेट्रोल और डीजल तो है एलिट क्लास का, वो अंबानी के लिए है, वो मजदूरों के लिए नहीं है पेट्रोल, है ना। तो जब मजदूरों के लिए पेट्रोल कहाँ है? वो तो कच्चा तेल निकालता है और वो दे देता है, ये बात अलग है। लेकिन उस पेट्रोल से कच्चे तेल की न तो महत्व घटता है और न कच्चा तेल की वजह से पेट्रोल का महत्व घटता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मैं ये कह रहा हूँ। इसलिए जनता का संगीत जो है वो एक अलग डिबेट है, उस पर हम लोग कभी फिर बैठेंगे। लेकिन फिल्म संगीत जो है, मैं तो मानता हूँ कि ये जनता का संगीत है, और संगीत खास तौर पे जो लोग करते हैं उससे बच्चा बच्चा प्रभावित होता है, और जो वही अच्छा करता है वही बाद में सीखने भी लगता है, वही बाद में गाने भी लगता है। बहुत बेहतरीन, बहुत शुक्रिया मणिमेदा। अंतिम सवाल है तरुण मोहम्मद जी का, वो पूछ रहे हैं फेसबुक पे, हमारे इफ्तार से जुड़े बहुत पुराने पटना इफ्तार के साथी हैं। उनका एक सवाल है कि एक गायक को कितने घंटे तक रियाज करना चाहिए,
और साथियों ने दूसरा सवाल पूछा है कि खट्टा या ज्यादा तीखा खाने पर क्या गायन प्रभावित होता है? नहीं, बिल्कुल ये धारणा गलत है, क्योंकि दक्षिण भारत में हमारे उत्तर भारत से अधिक गायक हैं और उनका जो मेन फूड है वो इमली है। तो अगर प्रभावित होता होता तो उनका सबसे पहले हो गया होता। और बंगाल में भी बंगाली लोग जो हैं वो मीठा खूब खाते हैं। तो अगर मीठा खाने से कुछ फर्क पड़ता, बहुत लोग कहते हैं कि मीठा मत खाओ गला खराब हो जाएगा, तो बंगालियों का गला सबसे पहले खराब होना चाहिए था, मिठाई के बिना रह ही नहीं सकते। तीखा जो है वो पंजाबी लोग भी तीखा खाते हैं, हम लोग हिंदू, और पंजाब के यहाँ भी, हमारे यहाँ हिंदी प्रदेशों में भी एक से एक गायक है। असल में ये आपके बॉडी के नेचर पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चीज, जैसे मान लीजिए कि कोई कफ प्रकृति का आदमी है, अगर उसको कफ की शिकायत रहती है तो अगर वो मीठा खाएगा और पानी भी पी लेगा तो कफ बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि उसका गला तो खराब होगा, कफ आ जाएगा गले में। और तीखा वगैरह खाने से गला नहीं खराब होता है। कई धारणा ये भी है कि सूखा इसलिए अच्छा बोलता है कि उसको मिर्चाई खिलाया जाता है। तो ये सब कुछ मिथ है, ये सब का कोई अर्थ नहीं है। और इससे ये सब कुछ हमारे फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है। और तीखा, अगर हम इतना तीखा खा लें कि फिर सुबह में उठ के तकलीफ हो जाए, तो हमारा बॉडी को सूट नहीं किया। तो बॉडी को नहीं सूट किया तो गले को भी। देखिए है क्या कि हमारे शरीर के किसी भाग पर अगर असर, हम थक जाएंगे, अगर किसी दूसरे काम से भी थकेंगे तो मेरे गले पर असर पड़ेगा, और हम ताज़ा रहेंगे तो हमारा गला वैसा रहेगा। इसमें खट्टा, मीठा, तीखा, ठंडा, गर्म खाने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, जैसा मैं समझता हूँ। उन्हीं का दूसरा सवाल था कि एक गायक को कितनी देर का रियाज करना चाहिए? एक गायक को देखिए तो बहुत अलग अलग क्षमता पर निर्भर करता है, क्योंकि रियाज करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स हमारे पास जब हो जाते हैं तो उसको पूरा करते करते ही हमारे 2-3-4 घंटे लग जाते हैं। वो करना, घंटा जोड़ना नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शुरू में आप सभी के तानपुरा के एप्लीकेशंस को एक सुर में मिलाकर सबको करवाइए रोज, और 1 महीना करवाइए, तो आधे घंटे से ज्यादा कोई कर ही नहीं पाएगा। उतना देर में थक के चूर हो जाएगा। इसलिए ये भी आपके बॉडी कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी देर रियाज, जैसे हम लोग जाते हैं ना, आजकल जिम में जाते हैं, पहले पहलवान लोग कसरत करते थे, तो हर पहलवान की अलग अलग क्षमता होती थी। कोई 100 दंड बैठक करता था, कोई 50 ही में भाग चलता था। तो ये आपके शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। ये सच है कि आप जितना रियाज बढ़ाएंगे, और एक बात हाँ, ये रियाज थक के नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। थक गए तब भी हमको इतना घंटा करना है तो वो नहीं होगा। जब तक आप फ्रेश रहकर रियाज कर सके तभी तक रियाज उचित है। और कोई? हाँ, बस 2 सवाल हैं। एक सवाल है कि फरीद खान का, कि मानसिक तनाव या दबाव का आवाज पे क्या असर पड़ता है? मैंने कहा बहुत असर पड़ता है। मानसिक तनाव, देखिए सब चीज आपका दिमाग से रिलेटेड है, क्योंकि जब आप गला कहेंगे कि गाओ, वो तो पहले दिमाग ही सिग्नल भेजेगा ना गला को, दिमाग ही कहेगा कि गाओ। और जब दिमाग आपका थका हुआ है तो सिग्नल भेजेगा, और जब आप गाएंगे तो गले पर उसका असर तो पड़ेगा ही ना। जब आपका दिमाग थकेगा, जब आप पजल्ड होंगे, तो पजल्ड होने में गाना क्या, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। हाँ, कई बार होता यह है कि आप एक काम करते करते अगर पजल्ड हो गए, मान लीजिए कि आप कोई दूसरा कुछ कर रहे हैं जो म्यूजिक से अलग की चीज है,
आप कंप्यूटर पर कहीं कार्यालय में काम कर रहे हैं और आप के अंदर कुछ म्यूजिक भी है और आप उस काम को करते करते अब आप पजल हो रहे हैं, नहीं करने का मन करता है, उस वक्त जो है आपकी सहायता करेगा म्यूजिक। उस काम को वहीं छोड़िए, थोड़ा सा गुनगुना लीजिए। अगर आप हारमोनियम, पियानो, कीबोर्ड कुछ भी बजाते हैं, तो अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो उठ के थोड़ा बजा लीजिए, थोड़ा सा उसका साउंड सुन लीजिए, फ्रेश हो जाइए, फिर काम पे लग जाइए। म्यूजिक ये आपकी मदद करेगा। लेकिन दिमाग थकेगा तो गला भी थकेगा, दिमाग थकता है तो सब कुछ थकता है। अंतिम सवाल, ये मेरा भी सवाल है कि क्या रंगमंच का संगीत को अलग से सीखना चाहिए या जो संगीत सीख रहे हैं उससे ही रंगमंच हो जाएगा? हाँ, ये सवाल थोड़ा सा, इस पर ज्यादा देर बात करने की जरूरत है। और देखिए, रंगमंच का संगीत और संगीत सीखने की जो प्रक्रिया है वो तो एक ही है, चाहे वो संगीत का जॉनर अलग है। कोई गजल गाता है, कोई गीत गाता है, कोई शास्त्रीय संगीत गाता है, कोई ध्रुपद गाता है, कोई रंगमंच का संगीत करता है या गाता है, ये जॉनर अलग हो जाता है। मगर सीखने की जो प्रक्रिया है, सरगम आपको वही साधना पड़ेगा। जैसा कि परवेज साहब ने कहा कि नाटक में सुरीलापन चाहिए और संगीत में जो है आपको स्वर साधना पड़ेगा। परवेज साहब अपने नाटक के लेक्चर के दरमियान ये कह रहे थे कि हारमोनियम लीजिए, उस पर सा लगाइए, तो हम भी तो यही कर रहे हैं कि सा लगाइए। तो प्रक्रिया तो दोनों एक हो गई, जो वो कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं। जहां संगीत होगा तो प्रक्रिया यही होगी। लेकिन हाँ, रंगमंच का संगीत जो है वह फिर वहां एक बात जो मुख्य बात है कि वह 8 मात्रा में ये कंप्लीट होगा ये लाइन, और तब जाके हम दूसरी लाइन कहेंगे और उस पर ये टुकड़ा बजेगा। और 8 मात्रा का एक बार जिसको कहते हैं आवृत्ति है, ये संगीत में है। जबकि रंगमंच का संगीत जो है उसमें आप कहीं जरूर गाते जा रहे हैं, बीच में कहीं भी इंटरप्शन हो सकता है, वो संगीत आपका वैसा होगा। वो वहां पर संगीत का ग्रामर से आपका रंगमंच संगीत नहीं, रंगमंच का संगीत के ग्रामर से नहीं चलेगा, लेकिन सीखने की प्रक्रिया एक ही होगी। संक्षेप में उत्तर उसका ये। ये शैलेंद्र द्विवेदी का रीवा मध्य प्रदेश से सवाल था। तो काफी बातचीत हुई है, लेकिन 2 दिन की भरपाई 1 दिन में नहीं हो सकती है, इसको स्वीकार करते हुए मैं आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। जरूर। राम सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में लोग आए उनका भी। फेसबुक पे कुलदीप सिंह जी लगातार जुड़े हुए थे और उन्होंने काफी आपको धन्यवाद दिया है फेसबुक पे भी, उनको काफी अच्छा लगा। तो सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल छोड़कर यानी कि 5 को छोड़कर 6 तारीख को सुलभा आर्या, वरिष्ठ अभिनेत्री, मुंबई इप्टा से जुड़ी हुई, फिल्मों, टीवी में भी उनका काफी योगदान रहा है, वो अभिनेता की तैयारी पे बात करेंगी। उसके बाद वेदा राकेश हमारी लखनऊ इप्टा से जुड़ी हुई वरीय साथी हैं, वो 7 को आपके साथ आएंगी। 8 को आपसे रूबरू होंगी नूर जहीर, लंदन में आजकल प्रवास कर रही हैं, वहीं से सीधे आपसे अभिनेता की तैयारी पे बात करेंगे। आज की शाम आप सबको जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे 6 तारीख। धन्यवाद।